नमस्कार, मैं हूं रीनू। खबरों की दौड़ में कई ऐसी खबरें होती हैं जो तनाव और नाउम्मीदी के बीच हौसला बढ़ाती हैं, उत्साह और उमंग के साथ बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं, परेशानियों में भी नई राह दिखाने वाली होती हैं। ये उनसे जुड़ी होती हैं जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन अपने बुलंद हौसलों से अपनी खास पहचान बनाते हैं। इन सब के बीच कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो आंखें खोलने वाली हैं, सच का सामना करवाती हैं, और इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश भी ऐसी खबरें दिखाने की है जो हैं जरा हटके। बात चोरों के उस गांव की जो अपने माथे पर लगे बदनामी के दाग को धोना चाहते हैं, तरक्की के साथ चलते समाज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रशासन की पहल पर चोरों के गांव में भी बदलाव की बयार बहने लगी है। मुंगेली के रसगांव थाना का चिरौटी गांव, आसपास के इलाके में ये गांव चोरों के गांव के नाम से जाना जाता है। गांव में महज 40 से 45 परिवार के 200 लोग रहते हैं। विकास और शिक्षा से कोसों दूर ये लोग अपराध को ही अपने कमाई का जरिया बनाए हुए थे। मुंगेली के पड़ोसी जिलों बिलासपुर, बेमेतरा, बलौदा बाजार और कवर्धा तक इस गाँव के लोग चोरी की वारदात को अंजाम देकर अपने कुनबे में छिप जाते थे। इन हरकतों के चलते बदनाम गांव में शादी ब्याह का रिश्ता तक आना बंद हो गया। अब प्रशासन ने गांव में नई अलख जगाने का जिम्मा उठाया है। प्रशासन की पहल पर गांव के लोगों ने समाज के साथ मिलकर चलने की इच्छा जताई है। अपनी तमाम बुराइयों को छोड़ विकास की मुख्य धारा में जुड़ने की इच्छा जताई है। नवयुवकों का एक बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य दिख सकता है आगे, और इसी प्रकार से यदि अच्छे तरीके से सपोर्ट रहा और गांव के लोग अच्छे तरीके से एकजुट होकर के किए तो आज जितने भी हम नौजवान लोग यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो सब लोग एक साथ अच्छे तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। और ये जो पहले रिकॉर्ड की वजह से गांव जो बदनाम हुआ है वो बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है, सुधार आ सकता है। अब जो होगी यही संकल्प है कि गाँव में धंधा काम, चोरी चपाटी, लड़ाई झगड़ा, बदमाश सब बंद है, मतलब हो नहीं है। यही संकल्प लिए जाते हैं। तो हमें कहीं गांव जाते थे तो अच्छा नहीं लगता था कि चिरौटी बदमाश है, चोर है, ऐसा करके बोलते थे। लेकिन अब थोड़ा सुधार आ गया है तो अच्छा लगता है कि चिरौटी कहीं कहीं ठीक है। जहाँ पे पहले दलदल था, जहाँ रोड नहीं था, कोई समस्या नहीं था, इसलिए सभी जनता वहाँ का भावुक हो गए थे, जो अंधकार में चले गए थे कि वो उसको कुछ जीविका का सहारा नहीं मिल पाया, इसलिए उस रास्ते पर चल पड़े। गांव में विकास और लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस भी कमर कसे हुए है। पुलिस अधिकारी लगातार गांव में जाकर लोगों को बुराइयों को छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही गांव में सड़क की व्यवस्था को लेकर स्कूल और आंगनबाड़ी भवन की भी साफ सफाई कराई गई है। प्रशासन की अपील का ही असर है कि ग्रामीण खुद ब खुद अब इस अपराध और बदनामी के दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं। सब लोग चोरी का इसी पेशे में रहते हैं बोलते हुए, लेकिन इसीलिए इसी के कारण से सब लोगों से मुलाकात किया है। और बहुत सारे जो है यहाँ पे ये जैसा युवा है जो ग्रेजुएट्स है और जो बाहर से काम कर रहे हैं, ऐसा जो नाम जो इस गांव ने हासिल किया वो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वो बदल रहा है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और डिजिटल भी हो रहा है, लेकिन आज भी ऐसे गांव हैं जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं। जरूरत ऐसे प्रयासों की है, जरूरत ऐसे गांवों में रह रहे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की है। प्रशासन के प्रयास और ग्रामीणों की लगन से चिरौटी गांव का नाम भी आदर्श गांव की लिस्ट में दर्ज होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेली से संवाददाता प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको लेकर चलते हैं सिंघम की पाठशाला में। रियल लाइफ में चौकीदार सिंघम पासवान और उनके दोस्त स्लम बस्ती के बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। पहल की जानकारी होने पर डीजीपी भी इनके मुरीद हो गए। ये सिंघम की पाठशाला है। सचिन उर्फ सिंघम पासवान भले ही चौकीदार हों, लेकिन इनका जज्बा उससे कहीं ऊपर है। नाथनगर थाने में तैनात सिंघम ने अपने एक चौकीदार साथी के साथ स्लम बस्ती के बच्चों को पढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। ड्यूटी के दौरान सचिन उर्फ सिंघम ने स्लम बस्ती के बच्चों को लड़ते झगड़ते देखा, जिसके बाद सिंघम ने बच्चों के माता पिता से बातचीत की और उन्हें पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। पैसा के अभाव में मैं पढ़ाई नहीं कर सका। मेरा इच्छा है कि
हम अपने वेतन से भी इस सब बच्चे को कुछ आगे मदद करेंगे और कर रहे हैं सर। 10-20 का हम किताब कॉपी भी खरीद देते हैं। सिंघम के साथ उसके साथी कुंदन पासवान भी बच्चों को पढ़ाते हैं। गार्जियन को बोले, गार्जियन भी आया करके ठीक है पढ़ाइए, 10-20 जो घटता पड़ता है वो हम भी किताब कॉपी दिलवा देते हैं। कितना खुशी मिलता है? बहुत खुशी मिलता है। सिंघम की पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों के भी हौसले बुलंद हैं। सचिन उर्फ सिंघम पासवान और कुंदन पासवान दोनों पिता के गुजरने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और इन्हें इसी बात का मलाल है। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए दोनों स्लम बस्ती के बच्चों को पढ़ाने लगे और डीजीपी की प्रशंसा के बाद दोनों ने अपनी सैलरी से भी बच्चों को पढ़ाने की बात कही है। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष रंजन की रिपोर्ट। कहते हैं सेवा करने के लिए किसी पेशे का होना जरूरी नहीं होता। जबलपुर ने कोरोना काल के दौरान एक ऐसी शख्सियत के बारे में जाना जो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ही बना है। कोरोना जैसी आपदा के दौरान जिन चंद लोगों ने सबसे पहले जनसेवा का बीड़ा उठाया, उनमें सबसे आगे कमलेश अग्रवाल ही थे। मध्य प्रदेश को कोरोना के मैप में लाने वाले शहर जबलपुर में 20 मार्च को जैसे ही पहले 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, पूरा शहर थम गया। देर रात 11 बजे ही लॉकडाउन घोषित कर दिया गया और जो जहां था वो वहीं कैद हो गया। कोरोना जैसी नई आपदा से हर कोई अनजान था, एक ऐसी समस्या जिसमें दुनिया बनाना सबसे जरूरी था। ऐसे में इन दूरियों की परवाह किए बगैर एक शख्स ने कोरोना योद्धा का किरदार निभाया और फिर उस सफर की शुरुआत हुई जिससे सैकड़ों अनजान और बेसहारा लोग संकट के इस दौर में राहत पा सके। आपको याद होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में यदि कोरोना की शुरुआत हुई तो जबलपुर से हुई, और जबलपुर से जब शुरुआत हुई तो निश्चित रूप से जबलपुर में सबसे पहले लॉकडाउन लगा। क्योंकि लॉकडाउन तो लगा, वो तो ठीक था, 2-4 दिन तो चल गया, लेकिन हमने लॉकडाउन के पहले दिन भोजन बनाने की व्यवस्था की। देश भर में लॉकडाउन लगने के साथ ही 22 मार्च से कमलेश अग्रवाल ने आम जनता की सेवा के लिए खाने के वितरण से इसकी शुरुआत की। शहर में रहने वाले हॉस्टल्स, रिक्शा चालकों से लेकर गरीबों और मांग कर खाने वालों को भोजन खिलाया। ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को दोपहर से लेकर रात तक का भोजन देने का जिम्मा कमलेश अग्रवाल के ही कंधों पर रहा। लॉकडाउन ने जहां अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, तो वहीं दिन रात एक कर कमाने खाने वालों का तो मानो सब कुछ लुट सा गया। चाहे स्टेशन के कूली हों या फिर ऑटो चालक, रिक्शा चालक या फिर बैंड वाले, इनकी मजबूरी को भी कमलेश अग्रवाल ने ही समझा। आम लोगों के साथ साथ ऐसे तबके को करीब 17,000 राशन किट का वितरण किया गया। 10 किलो की इस राशन किट में चावल, दाल, आटा, शक्कर, तेल और मसाला शामिल था। भोजन तो व्यवस्था आप सिर्फ रोड पे कर सकते हो और कोई गली मोहल्ले में कर सकते हो, मगर अनाज की व्यवस्था आप पूरे शहर में कर सकते हो। जब हमने किट बांटा तो पहले हमने किट 8 किलो का किट बनाए, लगभग 7,500 किट हमने पूरे शहर में बांटा। फिर हमने देखी जरूरत और बढ़ती चली जा रही है, तो 10,000 किट हमने 10 किलो के किट बनाए। जैसे जैसे लॉकडाउन के चरण बढ़ते गए, दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें भी सामने आती गईं। प्रवासी मजदूर अपने घर पैदल ही निकल पड़े, कोई ट्रकों में लदा तो कोई ऑटो और बाइक को ही अपना सहारा बनाने लगा। भूख, प्यास और गर्मी के बीच कमलेश अग्रवाल ने इस तबके की सेवा में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जबलपुर से लगे नेशनल हाईवे 7 पर कमलेश अग्रवाल ने श्रमिक रसोई लगाई और सुबह 6 से रात 12 बजे तक जो भी श्रमिक मजदूर उस रास्ते से गुजरा, उसे रोककर खाना पीना, मिठाई से लेकर चप्पल जैसी भी जरूरत पड़ी उसे पूरा किया गया। जो प्रवासी मजदूर है बहुत परेशान हैं, पैदल आ रहे हैं, कोई साइकिल में आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल में आ रहा है, उनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा दर्द हमारे दिल में बैठा। हमने जाके वहाँ एक श्रमिक रसोई का निर्माण किया। लगभग 8 से 10,000 श्रमिक हमारे यहाँ रोज भोजन करते थे। कमलेश अग्रवाल की सेवा की एक चर्चा शहर भर में ये रही कि उन्होंने खुद के 40 एकड़ खेत में लहलहाती गेहूं की फसल को जरूरतमंदों को दान कर दिया। फसल कटने के एक दिन पहले अपने माता पिता के आदेश पर पूरी फसल गरीबों को बांट दिया।
40 एकड़ में उपजे सैकड़ों क्विंटल गेहूं को राशन किट के द्वारा कमलेश अग्रवाल ने बिना किसी चिंता और फिक्र के समर्पित कर दिया। माँ बाप ने हमसे बोले कि बेटा इसको बांट दो। हम लोगों ने दूसरे दिन पूरी फसल कटवाया और चौथे दिन से बांटना शुरू कर दिए। पूरे शहर में हमने जितना हमारा गेहूं हुआ था 40 एकड़ ज़मीन में पूरा हमने गेहूं का वितरण कर दिए गरीबों में। और आज उस चीज़ का आशीर्वाद है कि हमारे शहर में कहीं ना कहीं जाकर कोरोना बहुत कम मात्रा में हो रहा है। कोरोना काल में मानव सेवा के अनेक रूप देखने को मिले हैं। कई नेता भी इस काम में आगे आए, लेकिन बिना किसी की मदद के खुद के लाखों रुपए मानव सेवा में समर्पित कर देने का जज्बा कमलेश अग्रवाल में ही दिखा। न्यूज़ 18 के लिए जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उदयपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक डेंटिस्ट को यूवी सैनिटाइजर मशीन की जरूरत आन पड़ी और फिर उसने मार्केट में मौजूद चीन की यूवी सैनिटाइजर मशीन से बेहतर मशीन इजाद कर दिया। डेंटिस्ट का कमाल देखिए। आवश्यकता का आविष्कार देखिए। चीन को मुंह तोड़ जवाब देखिए। लोकल से वोकल का कमाल देखिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम लोगों ने सोचा कि वोकल फॉर लोकल जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर दी वर्ल्ड पे हमने वर्क करते गए, उससे आधी रेट में प्लस और उससे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हमने बनाया। कमाल है, लाजवाब है, बेमिसाल है। ये मशीन तो कोरोना के लिए काल है। चीन की मशीन से बेहतर तो है ही, सस्ता भी है। कोरोना की काट यूवी सैनिटाइजर मशीन, जिसे बनाया है उदयपुर के डेंटिस्ट डॉक्टर वैभव पारिक ने। हमने इनोवेट किया है। आज के कोरोना काल में क्या हो रहा है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं ये आ रहे हैं, और हमारे डेंटल में एज अ डेंटिस्ट हूँ, मेरा डेंटल प्रोफेशन है, तो हमारे डेंटल प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का और कोरोना का खतरा है। और जो अभी तक हमारा डेंटल प्रोफेशन लाइन पे नहीं आ पाया है, जो पेशेंट आ रहे हैं हमारे एक दूसरे से पेशेंट का ट्रांसमिशन होता है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि कल को हमारे कारण किसी और पेशेंट को इन्फेक्शन का, कोरोना का इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन नहीं हो सके। इसलिए हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई, इसको यूवीसी सैनिटाइज़र कहते हैं। इससे क्या होता है कि पूरे जितने भी एरोसोल जनरेट होते हैं जो पेशेंट करके जाता है, उनको हम जो कोविड-19 वायरस है वो उसको ख़त्म करता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये यूवी सैनिटाइजर मशीन खास क्यों है। हैंड हेल्ड डिवाइस और यूवीसी ब्लास्टर डिवाइस बेहद खास है। हैंड हेल्ड डिवाइस में 11 वॉट और 8 इंच की 2 ट्यूबलाइट लगी है। यूवीसी ब्लास्टर में 6 ट्यूबलाइट लगी है। 10 मिनट में यूवीसी ब्लास्टर से कमरा हो जाएगा सैनिटाइज। गाड़ी, कंप्यूटर, मोबाइल और कुर्सी को सैनिटाइज करना संभव। मेन प्रोडक्ट क्या, जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनमें या तो रिफ्लेक्टर परमानेंट फिक्स रिफ्लेक्टर लगा हुआ है या फिर रिफ्लेक्टर है ही नहीं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में डिफरेंट है। हमने रिमूवेबल रिफ्लेक्टर लगा रखा है। आप चाहो तो इसको एज ए रिफ्लेक्टर हैंड हेल्ड करके पूरे रिफ्लेक्टर की तरह काम में ले सकते हो, और अगर आपको पूरा एरिया को 360 डिग्री सैनिटाइज करना है तो आप रिफ्लेक्टर हटा सकते हो। तो पर्सन्स के लिए, आदमियों के लिए, नॉर्मल आम जनता के लिए भी इकोनॉमिकल रहेगा, प्लस 2 चीज़ें लेने की जगह वो आप एक चीज़ ले सकते हो। सच में बेहद खास है वैभव का आविष्कार। इसमें लोकल से वोकल बनने का संकल्प है और पीएम मोदी के सपनों को साकार करने का दम भी। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में जिंदगी सिसक रही है और इस कठिन हालात में गुजरात के सूरत शहर के एक टीचर अपनी कला से लोगों का दिल जीत रहे हैं और कोरोना को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। इस दीवार की पेंटिंग को देखकर कोई भी इसकी तारीफ करते नहीं थकेगा।
दरअसल यह पेंटिंग अनोखी और बेहद खूबसूरत है। इसे बनाया है सूरत के शिक्षक तुलसी पटेल ने, जो लॉकडाउन के समय से ही जगह जगह जाकर वारली पेंटिंग दीवार में कर रहे हैं। अपनी पेंटिंग में तुलसी पटेल ने मजदूरों के दर्द को दिखाया है। लॉकडाउन दरमियान मुझे ख्याल आया कि मैं देश और समाज को कैसे मददरूप हो सकूं। मेरे मन में ख्याल आया कि वारली पेंटिंग द्वारा लोगों को समझाने का मैंने एक प्रयास किया है। कि कैसे कोरोना वायरस के चलते उनकी जिंदगी में आफत आन पड़ी थी। इस पेंटिंग में कोरोना वॉरियर्स का भी जिक्र है, जिसने जान पर खेलकर लोगों की जिंदगी बचाई। पेंटिंग में डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस, सफाई कर्मी को सलाम किया गया है। मजदूर वर्ग, ज़्यादातर शहरी विस्तार में मजदूर वर्ग, कारीगर वर्ग और नौकर, वो लोग बेरोजगार हुए थे। उस टाइम वो वहाँ से स्थलांतर करके वतन जा रहे थे। उस परिस्थिति का मैंने निर्माण किया है। शिक्षक, पुलिस, आर्मी, सफाई कर्मचारी, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के जो कोरोना के दर्दी है, उनकी जो सेवा की है, उनका जीवन बचाया है, उनको मैंने भगवान के स्वरूप में दिखाने का प्रयास किया है। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया परेशान है। ऐसे में तुलसी पटेल का अपनी वारली पेंटिंग के जरिए कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाना एक सराहनीय कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना संकट काल ने देश और विदेशों में प्रसिद्ध जगदलपुर के चित्रकूट वाटरफॉल पर अपना असर दिखा दिया है। अनलॉक 1 में भी पर्यटन पर रोक के चलते पर्यटक टूरिस्ट सीजन में भी यहां से नदारद हैं, जिसके चलते वाटरफॉल की सारी रौनक गायब सी है। कभी ये जगह लोगों की भीड़ भाड़ से गुलजार रहती थी, कभी इस जगह लोगों की चहल पहल में सुनना तक मुश्किल होता था, लेकिन आज केवल पत्थरों पर गिरते पानी का शोर है। जहां कभी तिल रखने की भी जगह नहीं होती थी, वहां वीरानी चहलकदमी कर रही है। ये स्याह नजारा उस चित्रकूट वाटरफॉल का है, जिसे मानसून के इस मौसम में देखने के लिए देश प्रदेश ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार से लोग खींचे चले आते थे। देश क्या, विदेश क्या, कोरोना संकट ने 2.5 महीनों में सब कुछ बदल दिया। 4 चरणों का लॉकडाउन और फिर अनलॉक 1, कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में छूट तो मिली, लेकिन बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए अभी भी होटल और पर्यटन स्थलों पर फिलहाल बंदी है। यही बंदी बस्तर के पर्यटन स्थल चित्रकूट वाटरफॉल की वीरानी का कारण बना। कोरोना संक्रमण के बीच मानसून तो समय पर आया, लेकिन नहीं आए पर्यटक। पर्यटकों के न आने से चित्रकूट वाटरफॉल ही नहीं, सर्किट हाउस से लेकर पर्यटन मंडल के रिसोर्ट तक सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना के संकट काल में बहुत सारी जिंदगियां बदली भी हैं और तो बहुत सारी जिंदगियों को जद्दोजहद भी करना पड़ा है। जिस तरह का लॉकडाउन हुआ है उसके बाद 2-2.5 महीने की स्थिति ये रही है कि जितने भी, चाहे वो देश हो, शहर हो, गांव गली मोहल्ले हो, सभी जगह लॉकडाउन का असर देखा गया और अभी भी ये असर जारी है, क्योंकि कोरोना का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और यही वजह कि ऐसे इलाके जो जहां पर भीड़ भाड़ हो सकती है, वो इलाकों जो है वो सन्नाटे के साए में है। ये नज़ारा है चित्रकूट जलप्रपात का। यहाँ पर आम दिनों में, चाहे वो बारिश का मौसम हो या फिर बाकी समय के मौसम हो, 12 महीने यहाँ पर लोगों की भीड़ से ये पूरा इलाका जो है वो गुलजार हुआ करता है। लोगों की भीड़ दिखाई देती है यहाँ पर, और इस मनोरम दृश्य को निहारने के लिए लोग देश से ही नहीं, प्रदेश से ही नहीं, बल्कि 7 समुंदर पार से भी पहुँचते हैं। लेकिन कोरोना ने जिस तरह की महामारी, वैश्विक महामारी फैली है, उसके चलते इसका असर जो है वो वाटरफॉल पर भी दिख रहा है। लोग का पहुंचना बंद है, कोई भी पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। नज़ारा देख सकते हैं कि एक भी व्यक्ति यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। जो यहाँ के रिसोर्ट वगैरह हैं वहाँ पर भी ताला लटका हुआ है। इसके साथ ही साथ जो सर्किट हाउस की देखरेख करने वाले कर्मचारी हैं वो भी इस समय अपने घर पर बिता रहे हैं। जो हाट बाज़ार यहाँ पर आसपास के इलाकों में लगते हैं, जहाँ से कि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं छोटा मोटा, वो हाट बाज़ार भी जो है वो पूरी तरह से गायब है। यानी ये कह सकते हैं कि कोरोना का संकट काल जो है वो बस्तर के इस वाटरफॉल में भी दिखाई दे रहा है। अभी कब तक स्थिति सामान्य होगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिनकी रोजी रोटी जो है वो पर्यटकों के सहारे थी, वो फिलहाल अभी मोहताज और बड़े कष्ट भरे जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। चित्रकूट वाटरफॉल बस्तर जिले में जगदलपुर के पश्चिम में इंद्रावती नदी पर बना एक प्राकृतिक झरना है। इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है।
यह जगदलपुर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह देश का सबसे बड़े झरनों में से एक है। यह झरना लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है और बारिश के मौसम में 150 मीटर तक चौड़ा होता है। मानसून के समय जब इंद्रावती नदी में पानी अपने चरम पर बहती है तो चित्रकूट वाटरफॉल का नजारा अलौकिक हो जाता है। इंद्रावती नदी ओडिशा से निकलती है और पश्चिम बहती हुई चित्रकूट वाटरफॉल से नीचे गिरती हुई फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। ऑफ सीजन के दौरान यह वाटरफॉल छोटी छोटी धाराओं में फैल जाता है और एक घोड़े की नाल के आकार में अलग अलग बहता है। लेकिन मानसून के दौरान चित्रकूट झरने की भयंकर गर्जना पर्यटकों को अपनी तरफ खींच हिलाती है। फिलहाल कोरोना संकट काल में यहाँ वीरानी है। पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे पर मायूसी है। मानसून समय पर आ गया है और मायूस चेहरों के पीछे से उम्मीदें झांक रही हैं। उम्मीद कोरोना के हारने की, उम्मीद फिर से गरजते झरने के बीच पर्यटकों की चहलकदमी सुनाई देने की। न्यूज़ 18 के लिए जगदलपुर से संवाददाता विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। रायपुर में मूर्तिकारों पर भी कोरोना का काली छाया गहराने लगी है और इस साल अगस्त में गणेशोत्सव का त्योहार है, लेकिन लॉकडाउन में मूर्तिकारों का काम बंद रहा और अब अनलॉक 1 में भी उत्सवों को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं होने से मूर्तिकारों की चिंता बढ़ गई है। रायपुर का माना इलाका अपनी बेजोड़ मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ न सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि सीमावर्ती राज्यों से भी गणेश और दुर्गा प्रतिमाओं के लिए ऑर्डर आते हैं। लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन ने मूर्तिकारों के लिए मुसीबतें पैदा कर दी हैं। कभी इस समय मूर्ति बनाने का काम जोरों पर रहता था, लेकिन लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक 1 के समय में मूर्तिकारों का काम बंद है और शासन की तरफ से भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं होने की वजह से मूर्तिकार संशय की स्थिति में हैं। अभी आ नहीं रहा है, डर रहा है। इतना दिन, बहुत दिन पहले से हम लोग का ऑर्डर चालू हो जाता है, अभी इतना नहीं आ रहा, सब देखने आ रहा और ये कंफर्म करने के लिए आता है कि मूर्ति बनाए कि नहीं, चलेगा कि नहीं, ये सब हर किसी के मन में। कारीगर तो हमारा पूरा कलकत्ता में हम लोगों को एडवांस देके रखा था कारीगर लोगों को, उन लोग लॉकडाउन में आ नहीं पाया और 2-4 आदमी आया, वो भी चला गया लॉकडाउन के बाद। तो हमारा काम में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, कोई लेबर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जितना हो सके हम लोग मेहनत करके अपना लोकल आदमी से करवा रहे हैं और कर रहे हैं, ताकि इन लोगों को भी पेमेंट देने में दिक्कत हो रहा है कि काम भी नहीं मिल रहा, तो काम कर रहे ताकि मूर्ति बिकने के बाद उन लोगों को पेमेंट दे सके। आमतौर पर हर साल जनवरी महीने में ही मूर्तियां बनाने का काम शुरू हो जाता था। इस बार भी मूर्तिकारों ने मार्च तक कुछ मूर्तियां तैयार की थीं, लेकिन लॉकडाउन के बाद एक भी मूर्ति तैयार नहीं हुई। इधर गणेश उत्सव में मूर्ति स्थापना की अनुमति मिलेगी या नहीं, इस पर भी संशय बरकरार होने के चलते गणेश समितियों की ओर से भी कोई नया ऑर्डर मूर्तिकारों को नहीं मिला है। ऐसे में मूर्तिकारों ने सरकार से राहत की मांग की है। तो साल भर के लिए पूरा मेहनत या पूंजी इसमें लगा रहता है और अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं अपना पेट रोजी के लिए ही कर रहे हैं। आगे सरकार को हमारा अनुरोध है कि हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान देके चले कि हम लोग भी अपना पेट रोजी मजदूरी करके अपने बच्चे लोग को पाल सके, परिवार को पाल सके। कोरोना काल में गणेश उत्सव पर अनिश्चितता कायम है। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आगे हालात सुधरने की स्थिति में मूर्तिकार कम समय में इतनी बड़ी तादाद में मूर्तियां बना सकेंगे, क्योंकि केवल रायपुर और आसपास के इलाकों में ही 4000 से ज्यादा छोटे बड़े गणेश पंडाल लगाए जाते हैं। ऐसे में मूर्तिकार कोरोना की इस काली छाया के आगे बेबस दिखाई देते हैं। मूर्तिकारों की साल भर की रोजी रोटी इन मूर्तियों से जुड़ी होती है और साथ ही जुड़ी होती है मेहनत और पूंजी भी। ऐसे में उम्मीद और निगाहें सरकार की ओर है। मूर्तिकारों का कहना है कि जिस तरह से किसानों और मजदूरों के लिए सरकार रियायतें दे रही हैं, उनके लिए कई तरह की योजनाएं हैं, कुछ ऐसी ही योजनाएं और रियायतें मूर्तिकारों के लिए भी दी जाए, ताकि लॉकडाउन के दौरान जो उनका काम पिछड़ा हुआ है, जो उन पर मुसीबतें आई हैं, वो उन पर राहत मिल सके, वो मुसीबतें दूर हो सके। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी के साथ खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।